हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 15 एनसीईआरटी का आवर एनवायरनमेंट। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ये बुक का बहुत इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। और इस चैप्टर का जो मेन है बेसिस वो क्या है, हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से लाइफ और डेवलपमेंट जो लिविंग बींग्स हैं उन पर अफेक्ट डालते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं आपको थोड़ा फ्लो चार्ट से इंट्रोडक्शन दे दूँ। इंट्रोडक्शन क्या पूरा चैप्टर भी इसी से कवर हो जाएगा। एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट इज व्हाट? एनवायरनमेंट इज सब टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस दैट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना। जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस है हमारे बाहर, है ना, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो भी हमारे वो बाहर जो भी कंडीशंस जो किसी की लाइफ और डेवलपमेंट पे क्या असर डालती है, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का ही फ्लो चार्ट हम बनाते जाते हैं और इसको पढ़ते जाते हैं, जिससे कि आपका चैप्टर फ्लो वाइज कंप्लीट होता जाएगा। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है, जो आपका बुक का टॉपिक भी है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आता है आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अच्छा, बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ का स्फीयर। अब एक्चुअली बायोस्फीयर भी तीन का बना होता है। एक होता है आपका हाइड्रोस्फीयर, है ना, हाइड्रोस्फीयर। एक होता है आपका लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और थर्ड होता है आपका एटमॉस्फेयर। इसका बना होता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो बायोस्फीयर बन जाएगा, है ना। बायो मीन्स लाइफ, है ना, ऐसा मतलब ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर है। और वो तीन कंपोनेंट से बना होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर का 71% वाटर है अर्थ पे। लिथोस मतलब सॉइल, ठीक है। तो जो सॉइल जिसपे हम अपने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, और आपको पता है कि अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स है, मेंटल, कोर और क्रस्ट, वो भी लिथोस्फीयर में ही आती है। एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास एयर सराउंड है, जिसकी वजह से लाइफ ये सर्वाइव हो सकती है अर्थ पे, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलता है, जो कि अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर अब तक स्ट्रेचेबल है, ठीक है। तो इन तीन कंपोनेंट से मिलके बना है आपका बायोस्फीयर। तो इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंप्राइजिंग ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में हर तरह के कंपोनेंट्स हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, सर्वाइव करने के लिए कंडीशंस देते हैं, और किस तरह से लिविंग बीइंग्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम में देखने के लिए मिलता है। अब इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ है, जैसे कि इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वो किसका एग्जांपल होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स व्हिच हैव लाइफ इन देम। एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। एबायोटिक कंपोनेंट आर दोज which are non living, सिंपल थिंग, which are non living। तो सॉइल हो गया, है ना, आपका रेन हो गई, सॉइल हो गया, फिर आपका सैंड हो गया, ठीक है, स्टोन्स हो गए, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट रहेंगे विच आर नॉन लिविंग। तो ये दो कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम के पार्ट है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट है ये। हमारा जो इंटरेक्शन है बायोटिक का एबायोटिक के साथ बहुत होता है। अगर सॉइल नहीं होगा तो ह्यूमन क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे फील्ड में। तो सॉइल इज अ एबायोटिक कंपोनेंट व्हेयरएज ह्यूमंस आर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो यही इकोसिस्टम है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिससे लाइफ सर्वाइव हो सकती है। इसी तरह में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एनवायरनमेंट का एक पार्ट था इकोसिस्टम, अभी इकोसिस्टम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पर एक छोटा सा पार्ट है, एनवायरनमेंट को दो और पार्ट में डिवाइड किया है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑलरेडी सभी को पता है बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस जो those can be easily degraded by या decomposed by various type of microorganism present on the soil and earth, okay। जो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आसानी से ऐसे सब्सटेंस जिनको वो डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे पेपर हुआ, है ना, वेजिटेबल वेस्ट हुआ, ये सब डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आती है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आता हूँ इकोसिस्टम में, मैंने बायोटिक और एबायोटिक तो डिस्कस कर लिया था। इकोसिस्टम दो ये कंपोनेंट्स है, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और एक होता है नेचर इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब है जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं।
जैसे क्रॉप फील्ड हुआ जहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है, या एक्वेरियम हुआ जो घर में आपने देखने के लिए आपको मिल सकता है, या आपका गार्डन हुआ जो हम खुद डेवलप करते हैं, तो वो हुआ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हम खुद डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है नेचर इकोसिस्टम, जो नेचर ने दिया है उसको हमने डेवलप नहीं किया, फॉरेस्ट को हमने डेवलप नहीं किया, फॉरेस्ट हुआ, पॉन्ड हुआ, है ना, डेजर्ट हुआ, ये सब नेचर इकोसिस्टम है, ठीक है, क्लियर। तो ये रहता है आपका। और फिर दूसरा बायोटिक कंपोनेंट को हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से। तो बायोटिक कंपोनेंट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन? जो प्रोड्यूस करे, जो फूड को प्रोड्यूस करे। तो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए इस अर्थ पे एक ही चीज़ है, दैट इज प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो फिर हर्बीवोरस कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस करता है, वो पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक में, फूड चेन और फूड वेब में। तो प्रोड्यूसर्स आर व्हाट? प्लांट्स व्हिच मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कंज्यूमर्स जितने भी एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बीइंग्स आर कंज्यूमर्स, है ना। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स आर प्लांट, कंज्यूमर्स आर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, एंड लास्ट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आर दोज व्हिच क्लीन द एनवायरनमेंट। तो इनको क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जो भी डेड बॉडीज होती है, डेड रिमेन्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो वो डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया जितने भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर्स जो आपने पढ़ा था, कंज्यूमर्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, दे आर कंज्यूमर्स। उनको भी हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोर्स, दोज who consume only plants and their products, okay. Carnivores, those who consume only क्या? Flesh, okay. Carnivores वो हो गए lion, tiger, ये सब। Omnivores में human beings जो flesh और plant products दोनों ही consume कर सकते हैं, वो omnivores हो गए। तो ये चैप्टर का पूरा जो इकोसिस्टम के बारे में था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं फूड चेन और फूड वेब लूँगा। टॉपिक है आपका फूड चेन, और फूड वेब भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले बात फूड चेन। फूड चेन अगर सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें, जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन ईट करता है? डियर। डियर को कौन ईट करता है? लायन। लायन जब उसकी डेथ होती है तो उसको स्कैवेंजर्स होते हैं, जो वल्चर्स होते हैं, वो ईट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो एनर्जी फ्लो होता है हमारे सिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं फूड चेन, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? कंज्यूम करता है, जिससे कि फूड और एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल। क्यों? क्योंकि फूड चेन क्या है? आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताती है। ट्रॉफिक लेवल मतलब देखिए, ग्रास अपना फूड खुद बनाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज प्लांट। तो ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएगा। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा जिसने सबसे पहले ग्रास को खाया। फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया। तो इस तरह से ट्रॉफिक लेवल बनते जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह एनर्जी का फ्लो भी होता है। एनर्जी का फ्लो मतलब एनर्जी का जो फ्लो है जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, पर उससे पहले है ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल्स वो होते हैं स्टेप्स ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस, है ना। फूड चेन के स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप पे जो प्रोड्यूसर्स है उसने अपना फूड बनाया। सेकंड स्टेप पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन आया? डियर आया, फिर उसने कंज्यूम कर लिया। फिर थर्ड स्टेप पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर था लायन, उसने डियर को कंज्यूम कर लिया। तो इस तरह से जो लेवल्स बनते जाते हैं उनको ट्रॉफिक लेवल्स बोले जाते हैं फूड चेन के, ठीक है। अब फ्लो ऑफ एनर्जी, देखिए अर्थ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अगर सन नहीं है तो ये अर्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सन की ही हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो अपना फूड बना पाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक 10% लॉ आता है। 10% लॉ बहुत फेमस लॉ है। 10% लॉ का मतलब है ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करेंगे। किसको? ग्रास है वो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करेगी डियर को। डियर उसमें से 10% एनर्जी ट्रांसफर करेगा लायन को, जितनी उसको मिली है, ठीक है। 90% जो एनर्जी है वो जो वेरियस आपके लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन,
उसके अंदर वो कंज्यूम हो जाती है। 10% ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो पाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए ट्रॉफिक लेवल को डिस्कस करते हैं। ट्रॉफिक लेवल में पहला क्या है, ग्रास। तो ट्रॉफिक लेवल का इस तरह का एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, जैसे मैं पहले लिख लेता हूँ प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी, हाँ प्रोड्यूसर, सॉरी सबसे पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स। ओके, तो ये मैंने लिख लिया प्रोड्यूसर्स। ओके, अब प्रोड्यूसर्स से ऊपर कौन आएगा, प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, ग्रास, है ना, जिन्होंने खाना खुद बनाया। फिर कौन आया, डियर, डियर ने ग्रास को कंज्यूम किया। तो ये आया आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या आया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्होंने प्रोड्यूसर को खाया। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कौन खा गया, लायन, है ना, जो डियर को कौन खा गया, लायन। तो लायन क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब लायन को वल्चर खा गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, वल्चर क्या होगा, टर्जरी कंज्यूमर्स। क्या होगा, टर्जरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर वल्चर को भी कोई खाने वाला है या दूसरी भी, देखो फूड चेन बहुत अलग अलग टाइप से चल सकती है। ग्रास को डियर खाता है, ग्रास को ग्रास होपर भी खाता है। ठीक है ना, और ग्रास होपर को फ्रॉग खा जाएगा, फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा, स्नेक को ईगल खा जाएगा। तो वो भी, तो ग्रास से एक और चलती है, मतलब ग्रास से आप एक और फूड चेन बना सकते हो। ग्रास को ग्रास होपर खा गया, ठीक है, ग्रास होपर खा गया, उसको फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, स्नेक को ईगल खा गया। ठीक है, तो ये भी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ग्रास से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसमें ग्रास हुई प्रोड्यूसर, ग्रास होपर हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक हुआ टर्जरी कंज्यूमर, और ईगल हुआ क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी मतलब फोर्थ, क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, इस तरह से एक पूरा ट्रायंगल बनता है जिसमें ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं। इनको आप जोड़ दो, एक अच्छा सा ट्रायंगल बना के। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये आपका फिफ्थ, क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, क्या हुआ, क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर अंदर लेते हैं। तो ग्रास से डियर, लायन, ये साइकिल भी चलती है, ये फूड चेन भी चलती है, और ग्रास से ये भी चलती है। ग्रास को ये भी कंज्यूम करने वाला है, ये भी कंज्यूम करने वाला है, तो ये भी एक फूड चेन चल रही है, और साथ में ये भी चल रही है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग फूड चेन चलती है। तो जो सबसे बॉटम में होता है वो प्रोड्यूसर होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और सबसे ऊपर जो होता है उस पर सबसे कम। क्यों, क्योंकि बताया था 10% लॉ। 10% लॉ ये बोलता है कि जो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो कितनी होगी, 10% ही होगी। जैसे कि अगर मान लो प्रोड्यूसर के पास है 1000 जूल, है ना, कितनी है, 1000 जूल प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई खुद की, तो उसमें से 10% ट्रांसफ़र होती है। तो 10% निकालो, 10% ऑफ क्या, 1000 ही ट्रांसफ़र होगी, तो 10/100 इंटू क्या, 1000। ठीक है, कितना आएगा, 100 जूल। तो इसको कितनी मिलेगी, 100 जूल। प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी, 100 जूल। मतलब ग्रास होपर को कितनी मिलेगी, 100 जूल। अगर इसके पास 1000 जूल है तो इसको मिली 100 जूल। अब इसका 10% कर दो, 10/, तो कितनी पहुंची, इस पे पहुंची 10 जूल पहुंची। तो ये जो फ्रॉग है इसके पास पहुंचेगी 10 जूल, उसका 10% कर दो, तो कितनी आएगी, स्नेक के पास 1 जूल, कितनी पहुंचेगी, 1 जूल। ठीक है, और फिर 1 जूल का 10% कर दो, कितना हो जाएगा आपका 0.1 जूल। तो क्वाटरनरी पे कितनी पहुंचेगी, 0.1 जूल। तो इसको बोलते हैं क्या, 10% लॉ। क्लियर, तो ये होता है 10% लॉ। 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर पे है, पर वो 1000 जूल नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, वो 1000 में से 100 जूल ही ट्रांसफर कर पाएगा, 900 जूल वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट या कंज्यूम हो जाएगी। किसमें, जो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, है ना, सर्कुलेशन, इसमें। इसी के डिक्रीज होने की वजह से, एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, फूड चेन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। ठीक है, क्लियर, चेन डिस्कस कर लिया था और ट्रॉफिक लेवल्स डिस्कस कर लेते। अब मैं आता हूँ फूड वेब। द नेचर, लार्ज नंबर्स ऑफ इन नेचर
द लार्ज नंबर्स ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। अलग अलग टाइप की फूड चेन ऑपरेट होती है जो एक इंटरकनेक्शन होता है, एक जाल जैसा बना लेती है, उसको बोलते हैं फूड वेब। जैसे कि आपको पता है कि ईगल ने स्नेक को ईट किया, स्नेक ने फ्रॉग को ईट किया, फ्रॉग को ग्रास होपर ने ईट किया, ग्रास होपर ने किसको ईट किया, प्लांट को किया। तो अल्टीमेटली सब किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे। उसी प्लांट पे देखो ईगल स्नेक को भी ईट कर सकता है, माइस को भी ईट कर सकता है और रैबिट को भी ईट कर सकता है। और माइस किसको ईट कर रहा है, प्लांट को। ईगल ने रैबिट को ईट किया, वो किसको ईट कर रहा है, प्लांट को, है ना। तो अलग अलग फूड चेन चल रही है पर ओरिजिन क्या है, प्लांट ही है। जैसे प्लांट ने ग्रास होपर ने प्लांट को कंज्यूम किया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने कर लिया, फ्रॉग को स्नेक ने ईगल को। स्नेक है, स्नेक फ्रॉग को भी कंज्यूम कर सकता है और माइस को भी कर सकता है ना। तो यहाँ से भी फूड चेन अलग अलग हो जाती है। पर ये पूरा एक जाल जैसा जो वेब जैसा बनता है, इसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है ना, कि बहुत सारी जो फूड चेन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि इनका ओरिजिन तो सबका प्लांट से ही हो रहा है, प्रोड्यूसर से ही हो रहा है। तो इस तरह के वेब को हम बोलते हैं फूड वेब। ओके, अब मैं आता हूँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा हुआ है। क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? तो आपने अभी ट्रॉफिक लेवल पढ़ा था। ट्रॉफिक लेवल में आपने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल मतलब प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आपने सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, इस तरह से आपने पढ़ा था। तो द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स का मतलब है DDT जो हम फील्ड्स में स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स में डाले जाते हैं। इंक्रीज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है तो केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन है, जैसे DDT, इंसेक्टिसाइड्स, वो भी बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई ट्रॉफिक लेवल बनाता है ना, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, वो फोर्थ, तो जब आप ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी ये प्रोड्यूसर से ऊपर जाएंगे ना, तो आपका जो इसका केमिकल्स का कंसंट्रेशन है, टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एनर्जी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो 10% लॉ है। तो जब आप ट्रॉफिक लेवल नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है और केमिकल्स का लेवल इंक्रीज होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, DDT हुआ, इंसेक्टिसाइड्स हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, PVC हुए, ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है अगर कोई वो सब्सटेंस बॉडी के अंदर आ गया तो वो डिग्रेड नहीं होगा, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही रहेगा जब तक वो ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाता, डाई नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर? तो अब ऑब्वियस सी चीज़ है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर सबसे नीचे है, उससे ऊपर एक प्राइमरी कंज्यूमर है ना, उससे ऊपर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्लियर है, उससे ऊपर टर्शरी। तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स है, प्लांट्स ने DDT, इंसेक्टिसाइड कंज्यूम किया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर डियर आ गया, डियर ने प्लांट्स को खा लिया। तो वो ऑब्वियस ही चीज़ है, जो केमिकल्स का कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट ने तो DDT और इंसेक्टिसाइड्स कंज्यूम करके रख लिए अपने पास, उसकी बॉडी में रही प्लांट में। एक डियर ने बहुत सारे प्लांट खाए क्योंकि वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, है ना। तो वो जितने भी केमिकल्स, जितने भी प्लांट्स खाए, उनके अंदर जो केमिकल था वो डियर की बॉडी में आ गया। ठीक है, अब वो केमिकल वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं पा रहा क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का है, वो खत्म तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब उस डियर को लायन ने खा लिया, वो लायन ने कितने डियर खा लिए होंगे, ठीक है, तो उसकी बॉडी में और कंसंट्रेशन आएगा, किसका, केमिकल्स का, क्योंकि इस तरह से केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और सबसे हाई लेवल पे कौन है ट्रॉफिक लेवल में? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन टॉक्सिक का रहेगा, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, जो कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसमें यही पूछा जाता है, वाई देयर इज एन इंक्रीज इन द टॉक्सिक और केमिकल लेवल्स when you go from one ट्रॉफिक लेवल to the next ट्रॉफिक लेवल। तो क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं बॉडी में, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और आपको पता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ज़्यादा प्रोड्यूसर्स खाएगा और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएगा। तो इस तरह से कंजप्शन भी बढ़ता जाता है, ठीक है, और वो डिग्रेड भी नहीं होते,
तो जिससे कि वो केमिकल का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है। फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ओजोन, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, ये ओजोन मेन है, ठीक है। तो ओजोन कोई नया वर्ड नहीं है। ओजोन का मतलब होता है O3, है ना। ओजोन वो लेयर होती है एटमॉस्फेयर में जो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करती है, और यूवी रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस होती है, बिकॉज दे कैन कॉज स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स, और बहुत तरह के आई डिफेक्ट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स कर देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूवी रेडिएशंस अगर अर्थ पे पहुंचती है तो, ठीक है। बहुत जगह पहुंच भी चुकी है, ठीक है। अंटार्कटिका, ओवर अंटार्कटिका देयर वाज अ होल, पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, है ना। जो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करती है या एब्जॉर्ब करती है, उस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन बनती कैसे है? तो जो O2 जो ऑक्सीजन होता है वो यूवी रेडिएशन जो एनर्जी लेके आती है, सन के अंदर जो रेडिएशन होती है यूवी रेडिएशंस, वो यूवी रेडिएशंस O2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है O और O में, दो एटम्स में, और वो O एटम O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर O3 ओजोन बना लेता है। इस तरह से ओजोन लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। अब आते हैं डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पे। ओजोन लेयर क्यों खराब हो रही है? तो ओजोन लेयर खराब होने का कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ACs और रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है। जब भी AC में और रेफ्रिजरेटर में जो आपका लिक्विड होता है जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है एनवायरनमेंट में से, उसके जो वेपर्स होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो डैमेजिंग इफेक्ट देते हैं किसको? ओजोन लेयर को। फिर आता है एरोजोल्स। तो एरोजोल्स भी जो परफ्यूम्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, उसके अंदर एरोजोल्स होते हैं, वो भी एक बहुत ही डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट देते हैं किसको? ओजोन लेयर। फिर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, जिन्होंने एक एग्रीमेंट किया था CFC प्रोडक्शन के ऊपर, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, जिसमें ये कम से कम CFC का प्रोडक्शन हो 1986 लेवल्स पे आके स्टॉप कर दिया जाए, उसके बारे में ये है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था आपका किसका? डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है कि आप सब्सटेंस को डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जैसी चीज़ें तो हैं, साथ ही साथ बायोगैस प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, बहुत तरह के प्लांट्स आजकल बन चुके हैं जो रिसाइकल करते हैं चीज़ों को वापस। तो वो सब चीज़ों पे हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैप्टर इज़ ओवर।